रवि और तानिया की शादी को 6 महीने हो चुके थे। तानिया बहुत खूबसूरत और व्यवहार की अच्छी लड़की है, जिस वजह से ससुराल में सब उसे बहुत पसंद करते हैं। खुशी खुशी वो अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे, लेकिन अचानक अब कुछ समय से तानिया को ऐसा लगने लगा जैसे उसके लंबे और खूबसूरत बाल कुछ ज़्यादा ही झड़ने लगे हैं। और इसीलिए एक दिन उसने परेशान होते हुए रवि से इस बारे में बात करने का सोचा। रवि देखो ना, इन दिनों मेरे बाल कितने ज़्यादा गिर रहे हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तान्या, तुम जानती हो ना, तुम्हारे लंबे बाल मुझे बहुत पसंद है। देखो, तुम अपने बालों की ठीक से केयर करो। इनकी वजह से तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। मेरे सारे दोस्तों में किसी की बीवी के बाल इतने खूबसूरत नहीं है। तुम्हारी नज़र लगी होगी मेरे बालों को। देखो ना कितने ड्राई हो गए हैं और गिरती भी बहुत हैं। चाहे कुछ भी करो, महंगे से महंगा शैम्पू लेकर आओ। देखो, अगर तुम खूबसूरत लगोगी ना, तो ही मैं खुश रहूँगा। तो क्या है ना मैडम, तुम्हारा चेहरा मेरे जीने की वजह है। आप भी ना मजाक करते रहते हैं। अच्छा ठीक है, मैं कुछ घरेलू नुस्खे अपनाकर अपने बालों को ठीक करने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद तानिया अपने बालों को ठीक करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसके बाल ठीक होने की बजाय और ज़्यादा गिरने लगते हैं। देखते ही देखते तानिया के लंबे खूबसूरत बाल काफ़ी पतले और बेजान हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद क्या बात है बहू, पहले तो तुम कहीं भी पार्टी में जाती थी तो अपने बालों को खोल कर रखती थी। बहुत शौक था तुम्हें अपने बालों को शैम्पू करके खोल के रखने का। अब देखो, चोटी बनाकर घूमती रहती हो। क्या हो गया? पता नहीं मम्मी जी, लेकिन धीरे धीरे मेरे बाल अपने आप ही खराब होते जा रहे हैं। अरे बालों की छोड़िए मम्मी, देखिए ना, 6 महीने पहले जब हमारी शादी हुई थी तो तानिया का चेहरा कितना साफ सुथरा था, और अब देखिए। हाँ, मैं भी कुछ दिनों से देख रही हूँ, बहू के चेहरे पे कुछ ज़्यादा ही पिंपल्स नज़र आने लगे हैं। पूरा चेहरा पिंपल से भरता जा रहा है। एक काम करता हूँ तानिया, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, डॉक्टर बहुत नुकसान करने वाली दवाइयाँ देते हैं। अभी तुम्हें अपनी फैमिली की प्लानिंग भी तो करनी है। मैंने सुना है स्किन केयर वाली दवाइयों से माँ बनने में बड़ी दिक्कत आती है। ये सब इलाज मत करवाओ। अरे कुछ खाने पीने का चक्कर पड़ गया होगा बस। पता नहीं मम्मी जी, मेरी स्किन दिनों दिन खराब क्यों होती जा रही है। अरे कोई बात नहीं बहू, थोड़ा सा ध्यान रख, सब ठीक हो जाएगा। 3 दिन के बाद तानिया, वो मेरा दोस्त है ना सुधीर, उसने अपनी प्रमोशन की पार्टी रखी है। सब दोस्तों को बुलाया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ पर है तुम्हारे दोस्त की प्रमोशन पार्टी? याद है जब हमारी शादी हुई थी तो हमारे दोस्तों ने हमें पार्टी दी थी, एक बहुत से बड़े अच्छे होटल में, याद आया? वहीं पर है। कैसे भूल सकती हूँ। आपने कितना सुंदर गाउन लाकर दिया था मुझे उस पार्टी में पहनने के लिए। वो क्या है ना, तुम उस वक्त बहुत खूबसूरत लगती थी। तानिया, तुम्हारे लंबे बाल, चमकता हुआ चेहरा, जानती हो मेरे सारे दोस्त तुम्हें देखकर जलकर राख हो गए थे। किसी की बीवी इतनी सुंदर नहीं है ना। अगर आप कहें तो मैं इस पार्टी में फिर से वही गाउन पहनकर चलती हूँ। वो तानिया, दरअसल बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ इस पार्टी में चलो। मेरा मतलब है, मैं कुछ बहाना बना दूंगा, कह दूंगा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। आपको झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? देखो तानिया, जब मेरे दोस्त तुमसे पहली बार मिले थे तो तुम्हारा चेहरा बहुत खूबसूरत था। अब तुम्हारे चेहरे पर इतने पिंपल्स, और तुम्हारे बाल भी कितने कम हो गए। अरे किस मुंह से अपने दोस्तों से मिलवाऊंगा तुम्हें। रवि की बात सुनकर तानिया को बहुत दुख हुआ। वो अपने साथ हो रही शारीरिक समस्या को भी समझ नहीं पा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। फिर कुछ ही दिनों के बाद उर्मिला जी ने तानिया को अपने पास बुलाया और समझाते हुए कहा। देखो बेटा, शादी के कुछ दिनों बाद कई कपल्स के बीच में ऐसा होता है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप फैमिली प्लानिंग कर लो। तुम्हारे और रवि के बीच एक बच्चा आ जाएगा ना, तो उसके बाद रवि फिर से तुम्हें पहले की तरह प्यार करने लगेगा। लेकिन मम्मी जी, मुझे नहीं लगता कि रवि मुझसे दूर इसलिए रहते हैं कि हमारी शादी को कुछ टाइम हो गया है, बल्कि वो इसलिए दूर रहते हैं कि अब उन्हें मैं पहले जितनी खूबसूरत नहीं लगती। देखो बेटा, जब तुम माँ बनोगी ना, तो फिर से पहले की तरह खूबसूरत हो जाओगी। कई लड़कियों के साथ ऐसा होता है। मेरे हिसाब से अब तुम्हें अपने बच्चे को जन्म दे देना चाहिए। ठीक है मम्मी जी, आप मेरी माँ के समान हैं। आप मुझसे जो भी कहेंगी वो मेरे भले के लिए ही होगा। इसके बाद तानिया रवि से बात करती है और वो दोनों अपनी फैमिली प्लानिंग करने का डिसीजन लेते हैं।
लेकिन कई महीनों की कोशिशों के बाद भी तानिया प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। इसकी वजह से रवि अब उससे और ज़्यादा दूर दूर रहने लगता है और इसी बात को लेकर एक दिन उन दोनों के बीच बहस होती है। तानिया, तुम्हारी खूबसूरती देखकर, तुम्हारा नेचर देखकर मैंने तुमसे शादी की थी, लेकिन शादी के बाद मुझे मिला क्या? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो कुछ भी हुआ है वो मेरी वजह से तो नहीं हुआ ना। ये सब किस वजह से हुआ है और किस वजह से नहीं, ये मैं नहीं जानता। पहले तो तुम्हारा चेहरा खूबसूरत नहीं रहा और अब तुम्हारा वजन इतना बढ़ गया है। ये सब मैं बर्दाश्त कर भी लेता, लेकिन अब तो तुम प्रेग्नेंट भी नहीं हो पा रही हो। लेकिन रवि, मुझे नहीं लगता कि इन सब में मेरी गलती है। अगर मेरे शरीर के साथ कोई परेशानी है तो है वो, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे लगता है परेशानी तुम्हारे शरीर में नहीं, बल्कि खुद को मेंटेन रखने में है। तुमने भी अपने आप को दूसरी औरतों की तरह बना लिया है, जो बस घर में खाना बनाकर खुश रहती है, अपने आप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। आपकी बातों ने मेरा दिल तोड़ दिया। रवि, मुझे लगता था आप मुझसे प्यार करते हैं और मेरी सारी प्रॉब्लम्स में मेरा साथ देंगे। देखो तानिया, तुम बेकार में बात को बढ़ावा दे रही हो। इसके बाद आए दिन रवि और तानिया में झगड़े होने लगे। एक दिन परेशान होकर तानिया अपनी एक डॉक्टर फ्रेंड सुमन के पास पहुंची। देखो ना सुमन, शादी को सिर्फ 1 साल हुआ है, मेरा वजन कितना बढ़ गया है, मेरे बाल खराब हो गए और ये चेहरा कितने पिंपल्स हो गए हैं। क्या तुम्हारी पीठ और शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी बालों की ग्रोथ बढ़ गई है? हाँ, बिल्कुल वैसा ही हुआ है, इसलिए तो परेशान होकर तुम्हारे पास आई हूँ। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इतनी भी बड़ी नहीं है जितना तुम समझ रही हो। बस एक छोटा सा इलाज तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। देखो सुमन, अभी तक एक भी बच्चा नहीं हुआ मुझे, और मैं किसी तरह की दवाइयाँ लेकर रिस्क नहीं ले सकती। एक तो पहले ही कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, ऊपर से पता चला कि दवाइयों ने नुकसान कर दिया तो। मेरी बात समझने की कोशिश करो तानिया। तुम्हें जो सारी प्रॉब्लम हो रही है उसे पीसीओडी कहा जाता है। ये लेडीज़ को होने वाली एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, लेकिन इसका इलाज भी है। तुम्हारे कहने का मतलब है मुझे पीसीओडी हुआ है, और अगर मैं सही से इसका ट्रीटमेंट करवा लूँ तो मेरा वज़न, मेरी स्किन, मेरी प्रेगनेंसी सब कुछ ठीक हो जाएगा? हाँ, एक लेडी डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं तुम्हें इतना बता सकती हूँ कि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। उसके लिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है सुमन, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे तुमसे पहले ही मिल लेना चाहिए था। और इसके बाद तानिया चुपचाप सुमन से अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा देती है। कुछ महीने बीतते हैं और देखते ही देखते तानिया फिर से पहले की तरह खूबसूरत लगने लगती है। उसने अपने बालों को कटवाकर उन्हें अलग ही स्टाइल में करवा लिया था। उसका चेहरा भी बिल्कुल साफ हो चुका था और वज़न धीरे धीरे कम होने लगा था। कुछ दिनों के बाद जब रवि ने तानिया के अंदर इस बदलाव को महसूस किया तो उसने पूछा, क्या बात है, तुम तो फिर से पहले की तरह खूबसूरत लगने लगी हो और तुम्हारे बाल काफ़ी स्टाइलिश लग रहे हैं। रवि, मैं तुमसे हमेशा कहती थी कि ज़रूर मेरे साथ कुछ न कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन तुमने कभी मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पर वादा करो कि आगे चलकर कभी किसी भी प्रॉब्लम में मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। मुझे माफ़ कर दो तानिया, मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम को समझना चाहिए था। एक सुंदर बीवी पाने की चाह में मैं पागल हो गया था। दुनिया को दिखाना चाहता था, लेकिन आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। हम एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी साथ में बिताएंगे। ससुराल सास से होता है, ना कि सास का होता है। क्या लगता है आपको? अरे बहू, क्या कर रही है? ये सोफ़ा मुझे पसंद नहीं है, हटा इसे यहाँ से। वो पुराना वाला सही था। देखिए माँ जी, वो सोफ़ा एक तो पुराना, ऊपर से ड्राइंग रूम की शेप के साथ जा भी नहीं रहा था। क्यों जिद कर रही हैं? अरे कैसी जिद? मेरी माँ ने दिया था वो सोफ़ा, और जिस लकड़ी का बना है ना, उसे 100 साल रख दो फिर भी वैसा का वैसा ही रहता है। माँ जी, ये लकड़ी अब फैशन में ही नहीं है, अब तो ये गद्दे हैं उछलने वाले। देखिए। पर सास तो रूठ जाती है। वो छत पर जाती है जहाँ उनकी मम्मी पापा ने दिया हुआ उनका सोफ़ा रखा हुआ था। सास को गुस्सा आता है, वो सोफ़े को किसी तरह से फिर से ड्राइंग रूम में रख देती है। अरे माँ जी, ये फिर से? देख बहू, यह घर मेरा है, ससुराल तेरा नहीं सास का होता है, समझी? हे भगवान, अब क्या होगा? बहू के उन अरमानों का, जहाँ ससुराल को अपनी मर्जी से सजाने का सपना लेकर वो आई थी। क्या होगा अब? फिर एक रोज।
अरे सुनती हो, कहाँ हो? देखो वो मिस्त्री आया है। क्यों बुलाया था तुमने? दिखा दो उसे क्या बनवाना है। हाँ, वो क्या है ना, मैं ये सोच रही हूँ कि ये जो बाहर का आंगन है वहाँ एक फव्वारा बना लूँ। गर्मी में ठंडे ठंडे पानी का फव्वारा चलेगा तो मज़े ही आ जाएंगे, क्यों? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी ये तुम्हारा सपना था कि हमारे आंगन में फव्वारा हो। वो तो बेटे की शादी के चक्कर में रह गया। अब तो बहू घर आ गई है। एक काम करता हूँ, कल ही मिस्त्री को बुलवा लेता हूँ। मिस्त्री? हाँ हाँ पापा जी, वो क्या है ना, मैं सोच रही हूँ कि बाहर आंगन में एक अच्छा सा ओपन बैठक बनवा लूँ। सोचिए तो, ठंड में धूप में बैठकर चाय नाश्ता करना कितना अच्छा लगेगा, और गर्मी में शाम को ठंडी लस्सी, वाजी वाह मज़ा आ जाएगा। अच्छा जी, बैठक मतलब अंदर भी बैठक, बाहर भी बैठक, सब जगह बैठक ही बैठक। अरे यहाँ तो फव्वारा बनेगा। और वैसे भी ये मेरा घर है बहू। ससुराल पता है ना, सास का होता है। बहू सोचती है कि हाय रे, ये क्या हो गया। उसने तो ससुराल देखकर ही शादी की थी। सोचा था कि बंगला है, सजाकर दोस्तों को इनवाइट करूंगी, लेकिन अब दिल के अरमां धरे किधरे रह गए। अब वो सोचती है कि जब बहू का घर होता ही नहीं है तो फिर क्यों बड़ा घर दिखाकर माँ बाप शादी करते हैं और कहते हैं बड़े घर में बेटी राज करेगी। राज कैसा? क्या हो गया? परेशान सी लग रही हो। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक ही है। एक बात कहूँ, इस घर का कोई भी हिस्सा मैं अपनी मर्जी से बदल नहीं सकती। कहीं भी नजर जाती ना तो अपना सा कुछ लगता ही नहीं है। मायके से सामान इसलिए नहीं लाई, सोचा था अपनी पसंद का फर्नीचर बनाऊंगी यहाँ पर, लेकिन अरे तो किसने मना किया है? तुम्हारा घर है, करो जो मर्जी करना है। बताओ क्या चाहिए? बीवी अब सोचती है कि पति तो मानेगा नहीं कि उसकी माँ उसे घर में एक कपड़ा सुखाने की रस्सी भी नहीं लगाने देती, वो क्या घर का फर्नीचर बदलने देगी। अच्छा, मेरा घर है ना, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे घर की ड्राइंग रूम में एक झूला हो। बोलो, लगवाओगे झूला? ले मेरी जान, तेरे लिए एक झूला क्या, मैं पूरे घर को डिज्नीलैंड बना दूँ। चलो कल ही ले आता हूँ मैं झूला। फिर क्या था, अगले दिन पति महाशय एक झूला लाकर ड्राइंग रूम में लगा देते हैं। बीवी खुश। हाय रे झूला, सारा काम करके हाथ में अपनी फेवरेट किताब और चाय का प्याला, झूला झूलते चाय और किताब, कितना सुकून भरा होगा। थैंक्स जी, थैंक्स। पति अभी बीवी से प्यार के दो बोल बोलने ही वाला था कि सास आ जाती है। ये क्या तमाशा बना रखा है? हैं? क्या है ये? झूला कहाँ से और क्यों आया? अरे कार्तिक, मेला लगा है क्या जो झूला लगा दिया? हटाओ यहाँ से। सास ऑर्डर देकर चली जाती है। जिस औरत की बात उसके पति ने नहीं टाली, ऐसे में बेटे की हिम्मत कैसे होती कि वो झूला नहीं हटाता। तो क्या, हट जाता है झूला। अब आगे देखा, देखा ना, मैं तो जानती थी, बस तुम्हें दिखाना था। अरे सुनो, क्या है ना, ये कमरा तो तुम्हारा है। अरे जैसे सजाना है सजाओ इसे दिल से। बीवी को भी उम्मीद जगती है कि अरे हाँ, पूरा घर नहीं तो कम से कम अपना कमरा तो अपनी पसंद से सजा ही सकती हूँ। फिर क्या था, फोन जाता है बहू का अपनी माँ को। माँ देख, तू ना कहती थी ससुराल में अपनी मर्जी से रहना, पर माँ मेरी सास तो मेरी एक मर्जी नहीं चलने देती। तू जानती है मुझे कितना शौक है घर सजाने का। हाँ बेटा, तेरा तो बचपन से शौक रहा है, इसीलिए तो तुझे दहेज में हमने कोई सामान नहीं दिया था और पैसे जमा करके दिए थे कि तू ससुराल जाकर अपनी तरह शाही अंदाज का फर्नीचर बनवाए, डेकोरेशन करे। लेकिन अब बड़े घर के बाद भी भाग्य में दबड़ा खाना लिखा है, तो क्या कर सकते हैं बताओ। माँ तू देख, अब उन पैसों से मैं अपने कमरे को कैसे 5 स्टार होटल जैसा सजाती हूँ। फिर देखते हैं सास क्या बोलती है। ससुराल भले ही सास का हो, कमरा तो मेरा है ना। फिर क्या था, कभी बड़ा बेड तो कभी लग्जरी गद्दे, कभी नक्शीदार कुर्सी तो कभी महंगी कालीन। बहू का कमरा कमरा नहीं बल्कि किसी 5 सितारा होटल सा सज जाता है। हाय रे, बड़ा होम थिएटर, सच्ची घर घर नहीं बल्कि पूरा का पूरा 5 स्टार होटल लग रहा है।
मजे ही आ गए। बहू कमरे से निकलती, काम करती और फिर कमरे में। बहू खुश खुश रहती। अब तो वो सास से ज्यादा बातचीत भी ना करती, बस कमरा और कमरा। क्या बात है, यहाँ तो मुझे अपने कमरे में मन ही नहीं लगता। वहाँ बहू है कि 4x4 के कमरे से निकलना ही नहीं चाहती। न जाने क्या हो गया है। फिर एक दिन, बहू जरा दरवाजा खोल। अरे क्या बात है, आजकल तूने तो कमरे में बंद रहना सीख लिया है। बहू दरवाजा नहीं खोलती। हे भगवान, किसी तरह सासू माँ से छुपाकर कमरा सजाया है, देख लेंगी तो बवाल ना काट दे। अब क्या करूँ, पापा के इतने सारे पैसे भी लगा दिए मैंने। तभी सास की आवाज़ फिर कान पर पड़ती है। अरे क्या हो गया, शराफत से दरवाजा खोलेगी या फिर तोड़ दूं? हैं? सास की आवाज़ के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुलता तो सास पीछे से दौड़कर दरवाजे के पास जाती है और जैसे ही दरवाजे को धक्का देने की कोशिश करती है, बहू दरवाज़ा खोल देती है। और सास सीधे गिरती है बहू के बिस्तर पर, जिस पर लगा था लग्जरी गुदगुदाने वाला गद्दा। हाय रे, वाह वाह वाह, कितना प्यारा गद्दा है। घर में होटल वाली फीलिंग। अब सास गद्दे के मुंह को भूली ही थी कि सामने चल रही होती है बड़ी एलईडी टीवी, जिसमें अमिताभ तो ऐसा लग रहा था मानो सास को ही देख रहा हो। हाय रे, कितना प्यारा लग रहा है अमित तू। हाय हाय हाय, क्या कमरा, क्या सजावट। अरे बहू कैसे किया, कहाँ से आया ये सब? बेचारी बहू क्या करती, रो रो कर सारी बात बता देती है। मैं भी क्या करती सासू माँ, इन्होंने कहा तो फिर ये सब। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अब सुन मेरी बात। तू आज से मेरे कमरे में शिफ्ट होगी और इस कमरे में मैं और तेरे ससुर जी रहेंगे। तो क्या है ना, कमरा वैसे भी मेरे लिए ही बना था, वो तो तेरी शादी हो रही थी तो दे दिया। अच्छा बहू चल अब बाहर जा, और हाँ अपने और रवि के कपड़े लेकर जाना, क्योंकि कोई मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बहू हैरान कि ये क्या, लोग चादर लेते हैं, साड़ी लेते हैं, कुर्सी लेते हैं, गद्दा लेते हैं, लेकिन ये तो पूरा का पूरा कमरा ही हड़प ली। नहीं 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 माँ जी, ये तो मैंने सारा बहुत शौक से लगाया है, पापा के पैसे से। नहीं माँ जी, ये मेरा कमरा है। तभी ससुर जी आते हैं हाथ में बैग लेकर। बहू देख, ये पूरा ससुराल तेरी सास का है तो कमरा क्या है? अच्छा शाम को ना चाय यहीं दे देना, रेखा की फिल्म देखेंगे क्या हो? शाम को पति आता है, बहू सारी बात बताती है। लाखों रुपए लगाए थे एक कमरे में। ऐसा भी क्या सास का ससुराल, कुछ भी अपना नहीं। बेटा क्या करता, भाई किसी की हिम्मत नहीं थी कि सास की अकल को ठिकाने लगा सके। वहीं सास अब हर बात पर बहू से यही कहती कि ससुराल तो सास का होता है। अब क्या कैसे सास को बताए कि घर तो भाई सबका होता है जो लोग उस पर रहते हैं। लेकिन फिर एक रोज, बहू आ बहू देख, सारा मोहल्ला दिवाली की सफाई कर रहा है। इस बार दिवाली में मेरा पूरा मायका आएगा, घर को ऐसे चकाचक चमका दे जिससे मेरा नाम हो जाए। माँ जी, ससुराल तो सास का होता है ना, यानी घर तो आपका है, तो सफाई भी तो आप ही करेंगी ना, क्यों? मौका मिला था तो चौका मार ही दिया। बहू चली गई कमरे में। सास कभी घर में लगे जाले देखती है तो कभी पुराना फर्नीचर, गंदा सा आंगन तो कभी गंदा पंखा। बहू भी पास खड़ी होकर सास पर नजर रखती है। इतना बड़ा घर, वो भी इतना गंदा। बहू, अरे ओ बहू, मुझे माफ़ कर दे, घर दोनों का है, चलना साफ सफाई भी दोनों ही कर लेते हैं, हैं? अच्छा, दोनों का। और मेरा कमरा किसका है? अब तेरा है बहू, तेरा। बस तू सफाई कर दे। ए जी, बिस्तर उठाओ और चलो अपने कमरे में। बहू नाक बचा लेना, हाँ? तेरी मर्जी है, जो भी बदलाव तू घर को सजाने के लिए करना चाहे कर सकती है। अरे जी भर के कर ले, बस घर सबका है, हाँ? तो देखा कैसे सीधी उंगली से घी ना निकलने पर बहू ने उंगली टेढ़ी कर ली।
अब आप क्या खाते हैं क्या नहीं, ये आपकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। किसी को क्या मतलब उससे। लेकिन आपका खाना अगर आपका दिखावा बन जाए तो। देख बेटा, तेरी शादी जिस घर में तय हो रही है ना, वो एक बहुत ही शाकाहारी और पूजा पाठ करने वाले लोगों के यहाँ हो रही है। पैसे वाले लोग हैं। अगर ये शादी हो गई ना तो तू ऐश करेगी, ऐश। पैसे वाला तो सही है माँ, लेकिन शाकाहारी, ये क्या बात होती है। मैं कौन सा मांस मछली खाती हूँ, मैं भी तो सिंपल सी शाकाहारी ही हूँ। वैसे इसी बात पर एक ऑमलेट बना देना प्लीज माँ, प्लीज प्लीज प्लीज। ऑमलेट यानी अंडा? तुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ? अरे नहीं खाते वो लोग ये सब, तो छोड़ दे अंडा। लेकिन बेटी, वो तो अंडे की इतनी शौकीन होती है कि उसका बस चले तो घर में ही मुर्गी पाल ले। फिर वो दिन भी आ जाता है जब लड़के वाले देखने आते हैं। अरे वाह, लड़की तो बहुत ही प्यारी है। बेटा क्या क्या बना लेती हो खाने में? मैं बना लेती हूँ अंडा फ्राई, मैक्सिकन ऑमलेट, अंडा करी, अंडे की भुर्जी और उबला अंडा तो मैं एक हाथ से बना लेती हूँ। वैसे आप कौन सा वाला खाते हैं? माँ बेटी को इशारा करती है कि वो शांत रहे। वो क्या है ना, मजाक करने की आदत है। बहन जी, पढ़ाई लिखाई में बच्चे को खाना बनाने का सीखने का कहाँ वक्त मिलता है। अब आपके घर आ जाएगी तो जो मर्जी सिखा देना, बना लेगी। सास भी हंसने लगती है। वही मैंने कहा है, ये सब तो मैंने सुना ही नहीं, खाना तो दूर की बात है। सीमा लड़की की ओर देखती है। बाहर निकला हुआ पेट, उसे लड़का पसंद थोड़ा कम आता है। अच्छा, अब जरा ये दोनों बात कर ले। जिंदगी तो इन लोगों को ही साथ काटनी है। दोनों बाहर जाते हैं। तुम तो बहुत सुंदर हो, क्या खाती हो? अंडा, अंडा खाती हूँ। क्यों, तुम नहीं खाते? अरे कैसी बात कर रही हो, हम तो पूजा पाठ वाले शुद्ध विचारों वाले लोग हैं। ये अंडा वंडा हमारे कल्चर में नहीं है। अंडा कल्चर नहीं, खाना है। मैं ना बहुत खाती हूँ। तुम्हारा पेट देखकर तो लग रहा है कि तुम भी खूब खाते होगे। लड़का भी 4 हाथ आगे था। मैं तो नहीं खाता, लेकिन तुम तो खाती हो ना, फिर तुम्हारा पेट बाहर क्यों नहीं? वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम खाना अंडा, पर घर वालों को। अच्छा, और तुम नहीं बताओगे? अरे कैसी बात कर रही हो, ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना होती है। दोनों को एक दूसरे का साथ देकर चलना ही शादीशुदा जिंदगी का मूल मंत्र है, ठीक है ना? लड़की को लड़के की बात अच्छी लगती है, वो शादी के लिए हाँ कर देती है। एक तरफ लड़की को प्यारी सी दुल्हन मिल जाती है, तो दूसरी तरफ लड़की को बड़ा घर। अब शादी के बाद बहू, मंदिर के लिए रोज सुबह प्रसाद बनता है, मैं प्रसाद बना लिया करूंगी। उसके बाद ही तो घर के लोगों के लिए खाना बनवाना, ठीक है ना? पर माँ जी, घर में इतने नौकर हैं, फिर आप क्यों प्रसाद बनाएंगी? बेटा, भगवान का खाना तो मैं अपने ही हाथ से बनाती हूँ। वैसे बाकी के घर वाले क्या खाएंगे ये तू देख लेना, ठीक है ना? हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, लेकिन पहले मैं तो ज़रा देख लूँ हमारा किचन। क्यों? जैसे ही सीमा किचन में जाती है, हैरान हो जाती है। अमीर लोगों के किचन में न जाने क्या क्या रखा होता है खाने का, जिसका उसने कभी नाम भी नहीं सुना था। सब दिख जाता है, लेकिन नहीं दिखती है तो सिर्फ अंडे की ट्रे। होती भी कैसे, उसके ससुराल में तो नॉनवेज नहीं खाया जाता था, लेकिन अंडे के बिना जीवन सीमा कैसे सोच सकती है। वो कमरे में जाती है और पति से कहती है, सुनिए ना, सुन रहे हैं? ऑमलेट ब्रेड खाने की इच्छा हो रही है। हाँ तो दोपहर में चलते हैं, बाहर खा लेना। कैसी बात कर रहे हैं, मन अभी हो रहा है ना। देखो, तुम तो कहती हो कि तुम वेजिटेरियन हो, फिर सुबह से ही अंडे के लिए क्यों पागल हो रही हो? बोला ना दिन में खिला दूंगा। तभी वहाँ सास आ जाती है और दोनों के बीच की बात सुन लेती है। क्या कहा बहू, तुम नॉन वेजिटेरियन हो? नहीं नहीं माँ जी, कैसी बात कर रही हैं? मैंने तो कभी मांस छूकर भी नहीं देखा कैसा होता है। मेरे सामने तो चिकन मटन आ जाए ना तो मैं तो उल्टी ही कर देती हूँ। मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। सास भी हैरान। फिर वो सोचती है कि शायद जो उसने सुना उसका भ्रम होगा, बहू के मुंह से अंडा गलती से सुना होगा। वो वहां से चली जाती है। देखो, मैंने कहा ना, खिला दूंगा तो खिला दूंगा। अच्छा, रात को खाने में मेरी बहन के घर चलना है तो तैयार हो जाना। खाना वो भी बिना अंडे का।
सीमा से तो रहा नहीं जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अंडे को कोई कैसे नॉनवेज बोल सकता है। खैर शाम भी हो जाती है और सच धज कर ननद के घर खाने में पहुंचती है, जहां ननद की सास। कैसी हो बहू? वो क्या है ना, हमारी बहू तो खाने पीने की शौकीन है, तो हमने कहा क्यों ना उसकी भाभी को भी देख ले। वैसे सुना नॉनवेज नहीं खाते तुम लोग? नॉनवेज यानी मांस? और सच्ची हमारी बहू कहाँ खाती है मांस? वो तो सिर्फ अंडा खाती है। छी मांस, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं माँ जी, बिल्कुल भी नहीं। खैर बिल्कुल नहीं बहू बोल तो देती है, लेकिन जब सारे खाने के टेबल पर बैठते हैं और वेज के साथ ही नॉनवेज की डिश सजनी शुरू होती है और सामने आ जाती है अंडा करी यानी कि अंडे की सब्जी, तो बहू रानी के मुंह से तो पानी निकलने लगता है। अरे वाह, अंडे की सब्जी, मज़ा ही आ जाएगा। वो भूल जाती है कि थोड़ी देर पहले ही वो मांस मछली को छी छी बोल रही थी, लेकिन जिस मुर्गे को देखकर उसे उल्टी आती है, उस मुर्गे के अंडे को देखकर वो खुश हो जाती है और जोर से चिल्लाती है, अंडा करी, वो वाला बाउल। हाँ, इधर इधर खसका दो प्लीज। भाभी, ये अंडा है, अंडा। ये नहीं खाती हो ना आप? मम्मी को पता चलेगा कि आपने अंडा खाया तो। अरे मम्मी जी, यहाँ कहाँ है? वो तो यहाँ है नहीं, कौन बताएगा? आप बताएंगे आंटी जी? नहीं ना। ए जी, आप नहीं ना, फिर कैसे पता चलेगा? लाइए अंडा और चावल डालिए, हाथ से खाऊंगी मैं। सब देख के हैरान कि वेजिटेरियन भाभी जी कैसे अंडे के नाम पर लपर लपर कर रही है। मजाक कर रही है, अंडा नहीं खाती है। बीवी जिसके सामने अंडे का पूरा डोंगा रखा है, वो कैसे कह दे कि वो नहीं खाती है? खाती हूँ, चाव से खाती हूँ, खूब खाती हूँ, रोज खाती हूँ, लाइए ना मुझे। खाने दो उसे। खाने पीने से किसी को नहीं रोकना चाहिए। लेकिन बहू, तू ये झूठ तो ना बोल कि तू शाकाहारी है। हाँ, मैं शाकाहारी हूँ, बस ना अंडे की शौकीन हूँ। लाइए वो रोटी पकड़ाइए। देखते ही देखते बहुरानी 4-5 अंडे डकार जाती है और फिर पेट भर गया, मज़ा आ गया जी। अच्छा, इजाज़त दे। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, चलो। तुम बाद में घर पहुँचोगी, अंडा चबाकर खाने की खबर पहले ही पहुँच जाएगी। भाभी ननद की बात समझ नहीं पाती और घर पहुँचती है, जहाँ सास खड़ी होती है। बहू, पहले तुम सीधे बाथरूम में जाकर नहा लो, सर धो लेना। अंडा खाई हो ना, फिर मेरे सामने आना, बात करनी है। नहीं माँ, मैं तो था साथ में, मैंने नहीं देखा इसको अंडा खाते हुए। किसने बोला? माँ फोन दिखाती है जिसमें बहू के अंडे खाने की फोटो होती है। देख, तेरी बीवी है ना ये, किसी और की तो नहीं है। इसकी माँ ने कैसे झूठ बोला कि लड़की शाकाहारी है। अरे नॉनवेज खाती है हमारे घर की बहुरानी, भगवान। तभी बहू आ जाती है सामने। निकल, इस घर से निकल अभी कभी। बेटा, इसके बाप को बोल के आकर लेकर जा इसे। बेटा रोने लगता है, बहू भी रोने लगती है। माँ जी माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद अंडा नहीं खाऊंगी। नहीं, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैं इस घर के अंदर तुझे नहीं रख सकती। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी, देख लेना। बहू को समझ में नहीं आता कि क्या अंडा खाना इतना बड़ा जुर्म है जिसके लिए सास उसे न सिर्फ घर से निकाल रही है, उसकी शादी भी तोड़ रही है। वो अपने पति की ओर देखती है। मैंने पहले ही कहा था, अब मैं क्या करूं? पति का भी सपोर्ट नहीं मिलता तो सीमा घर से निकल जाती है और सीधे घर पहुंचती है जहां उसकी माँ। मैंने पहले ही कहा था, उन लोगों के घर नॉनवेज नहीं खाया जाता। रुक जाओ, वो आई नहीं कि तुम शुरू हो गई। अरे बसा बसाया घर अंडे की लालच में उजाड़ दिया इस लड़की ने। चुप हो जाओ, देख नहीं रही हो कैसा चेहरा लग रहा है उसका? अब रोने की जरूरत नहीं है, मैं बात करती हूँ इसके ससुराल वालों से। तभी सीमा जोर से चिल्लाती है, कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसी जगह रहना ही नहीं चाहती जो लड़की के खाने पीने को भी कंट्रोल करे। अंडा हो या कुछ भी, वो मेरी चॉइस है। माना शादी के वक्त आप लोगों ने नहीं बताया, लेकिन मैंने अपने होने वाले पति से सारी बात सच सच कह दी थी। आज वो भी साथ नहीं दे रहे हैं। माँ, जो लोग सिर्फ अंडा खाने पर घर से बहू को निकाल सकते हैं, ऐसे घर की बहू मैं रहना ही नहीं चाहूंगी। सीमा बोल रही थी कि पीछे से उसकी सास आ जाती है। तो सही कह रही है बहू, मुझे मेरी गलती का एहसास है, मुझे माफ़ कर दे। घर चल, मुझे तेरे पति ने सब बता दिया, तेरी कोई गलती नहीं है। तू जैसा खाना चाहे, जो खाना चाहे खा सकती है, पर घर चल।
सीमा सास का बदला रूप देखकर उनके गले लग जाती है।